का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी वो खबरें हैं जो चुनी है हमारी टीम ने चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ होगी। खबर अच्छी नहीं है। खबर यह है कि इस बार अल नीनो की मार लंबी चलेगी। अब अनुमान यह है कि दिसंबर तक, नवंबर तक की स्थिति अच्छी नहीं होगी। क्या मतलब है इसका, ये समझेंगे। अगले 1 साल तक बढ़ता रहेगा मुफ्त राशन। ये बात शुरू हुई थी कोविड से। कोविड में सरकार ने मुफ्त में राशन बांटना शुरू किया। बात शुरू तो हो गई, लेकिन अब रुक नहीं पा रही है। राशन हो ना हो, लेकिन बांटना मजबूरी बन गई है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे बांटेगा मुफ्त राशन, इसको समझेंगे। निर्यात के मोर्चे पर चिंता लगातार बढ़ रही है। इसको डिस्कस करेंगे कि निर्यात का अब टूटना कितनी बड़ी चिंता है। हालांकि कैड कम हुआ है, चालू खाता घाटा कम हुआ है, लेकिन उसमें जो निर्यात का हिस्सा है, निर्यात के मोर्चे पर चिंता बड़ी हो गई है। गिग वर्कर्स की घटी कमाई। गिग वर्कर कौन होते हैं? जोमेटो, स्विगी से अगर आपके यहाँ कोई डिलीवरी करने आता है तो वो गिग वर्कर का हिस्सा। गिग वर्कर को मैं बताता हूँ, गिग वर्कर जो बुकिंग पर काम करें, जो बुकिंग पर काम करता है वो गिग वर्कर होते हैं। रिपोर्ट ऐसी आई कि गिग वर्कर की कमाई घट गई है। क्यों घटी कमाई, क्या इसके मायने, ये समझेंगे। G20 में क्यों नहीं हो पा रहा कोई समझौता। अभी तक G20 में कोई समझौता, कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है। 10 दिन रह गए हैं। 8 से 10 सितंबर के दौरान G20 का शिखर सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन क्या तब तक समझौता निकलेगा? क्या अब कुछ चल रहा है, कहां तक हम पहुंचे, मुख्य एजेंडा कितना खिसका आगे, ये जानेंगे। और अदानी की जांच में क्या पता चलेगा। हियरिंग चल रही है, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। अभी वहां से कुछ निकला नहीं, लेकिन हाँ, अनुमान निकलने लगे हैं, खबरें तैरने लगी हैं। हवा में चर्चा ये है कि कुछ पता चला है, कुछ जुर्माना लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या पता चला है, ये सब कुछ जानेंगे आज मनी सेंट्रल में। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। अल नीनो की वजह से इस साल का मॉनसून 8 वर्षों में सबसे खराब रह सकता है। आशंका है कि इस साल मॉनसून सीजन में औसत बरसात सामान्य के मुकाबले 8% कम रह सकती है। ऐसा हुआ तो 2015 के बाद मॉनसून सीजन में सबसे कम बरसात होगी। अल नीनो की वजह से अगस्त के बाद सितंबर में भी सामान्य से कम बरसात होने की आशंका जताई गई है। सितंबर में मॉनसून की बरसात को लेकर मौसम विभाग का आधिकारिक अनुमान अगस्त के अंत तक जारी हो जाएगा। सर, क्या बता रही है ये बारिश की कमी? शुभम, मानसून को लेकर अब जो आंकड़े आए हैं और ख़ासतौर से आज जो मानसून मौसम विभाग के प्रमुख हैं उनकी तरफ से जो बात कही गई है, उससे हम लगातार जिन चर्चाओं पर बार बार मनी सेंट्रल में लाते रहे, उन चर्चाओं की पुष्टि होती है। और अब जो 2-3 महत्वपूर्ण संकेत निकले हैं वो थोड़े लंबे समय के लिए हैं। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मौसम विभाग ने कहा है कि एल नीनो का असर आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी एल नीनो जुलाई में कमज़ोर था, अगस्त में थोड़ा मॉडरेट हुआ है और अब इसके बाद इसका असर बढ़ेगा। लगभग वैसी ही चीज़ जो हम शुरुआत से बता रहे हैं, एल नीनो अगस्त सितंबर के बाद तेज होना शुरू होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो अगस्त के महीने की बारिश है वो हमने आपको कल भी बताया था कि पिछले अनुमानों की तुलना में या पिछले साल की बारिश की तुलना में करीब 42% कम है। बट उसके बाद भी ओवरऑल मौसम विभाग को लगता है कि मानसून में 8 से 9%, 10% की कमी आ सकती है। दूसरी चीज़ ये। पर तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मौसम विभाग की तरफ से और आंकड़ों की तरफ से आ रही है, उसमें यह कि एल नीनो जब जैसे से गहराएगा, इसका असर दिसंबर तक जाएगा। और इसलिए असर केवल इस खरीफ की फसल पर ही नहीं, बल्कि इसके बाद रबी की फसल पर भी होगा। और यही एल नीनो का स्वभाव है। जब एल नीनो आता है तो 2 साल तक वो फसलों के चक्र को, क्रम को प्रभावित करता है। इससे पहले के आंकड़े भी मौजूद हैं। और अब मौसम विभाग भी इस बात को लेकर कुछ हद तक मुतमईन हो रहा है कि देश के एक बड़े हिस्से में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। इसके बहुत सारे बहुआयामी असर हैं। इसका एक असर, बड़ा असर हमको खाद्य बाजार पर, खाद्य महंगाई पर दिख रहा है। सरकार भी तमाम तरीके की कोशिशों में लगी हुई है, निर्यात रोक कर दालों का आयात बढ़ाकर किसे रोका जा सके। लेकिन फिलहाल फसलों की दृष्टि से ये साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कम से कम मौसम विभाग ने अब इस बात की ताकीद भी कर दी है। मॉनसून की बरसात में कमी की वजह से देश में खरीफ दलहन की उपज घटने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से दालों के जो दाम है वो बढ़ना शुरू हो गए। मंडियों में नई फसल के मूंग की आवक शुरू हो गई है और बीते 1 महीने के दौरान मूंग का भाव 28% बढ़ गया है। देखिए कैसा पैराडॉक्स है, कैसा अंतर्विरोध है। आवक भी शुरू हो गई है, भाव भी बढ़ गया है।
कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में सोमवार को मूंग का अधिकतम भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक महीने पहले 8,200 रुपये प्रति क्विंटल का था। सर, ये मुसीबत आगे और कितनी गहरी हो सकती है? 10,000 रुपये क्विंटल काफ़ी ऊंचा भाव है और यहाँ से हमें बाजार के संकेत या बाजार के आसार दिखने लगे हैं। जैसा हमने पहले भी मनी सेंट्रल की चर्चाओं में बताया आपको कि दाल इस साल का सबसे कमज़ोर मोर्चा रहने वाला है। जो नई फसल की आवक है उसके बाद भी बाजार में कीमतें कम नहीं हुई, बढ़ी हैं। इसका मतलब ये कि अगले 5-6 महीने 7 महीने तक दाल की कीमतें ऊँची रहेंगी और ये यहाँ से लेकर खरीफ की फसल तक जाएगा। बाकी दालों की आवक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो बाजार में ट्रेंड दिख रहा है कि उनके आने के बाद भी उनकी कीमतों में उड़द या तुअर की कीमतों में भी कोई बड़ी गिरावट बाजार में नहीं दिखाई देगी। कोरोना काल में शुरू हुई फ्री राशन योजना को सरकार अगले साल जून तक लागू कर सकती है। फिलहाल ये योजना इस साल के अंत तक खत्म होनी थी, तब तक ये लागू थी। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस योजना को जून 2024 तक लागू कर सकती है। योजना के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने फ्री 5 किलो राशन दिया जाता है। अगर योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया तो करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सर, मौजूदा स्थिति जो है अनाज की, उस पर आपको लगता है ये चल पाएगी? यही सबसे बड़ी दुविधा है। अगर आपने इस हफ्ते का इकोनॉमिकम देखा हो तो हमने विस्तार से आपको इस इकोनॉमिकम में बताया था कि सरकार की सबसे बड़ी दुविधा अनाज स्कीम को लेकर क्या है और देखिए वो बात निकलकर सामने आ गई कि अब सरकार उस उलझन में जाकर खड़ी हो गई है। चुनाव के कारण इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि इस चुनाव ने राजनीतिक रूप से सरकारों को, राज्य सरकारों को फ़ायदा पहुँचाया है, केंद्र सरकार को फ़ायदा पहुँचाया है। लेकिन ये पहला ऐसा साल है कई सालों में जब सरकार के अनाज भंडार में गेहूँ का भंडार रिकॉर्ड नीचे स्तर पर है। चावल की पैदावार कितनी होगी, बुआई की तुलना में यील्ड कितनी होगी, इसको लेकर अभी कोई परिस्थिति या तस्वीर साफ नहीं है। और दूसरी तरफ ये मुफ्त अनाज की स्कीम, जिसे कोविड में इमरजेंसी या आपातकालीन व्यवस्था के तहत लाया गया था, उसे वो राजनीतिक रूप से मजबूरी बनकर सरकार के गले में फंस गई है। अब जबकि इसको जून तक बढ़ाए जाने का मतलब मई में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद तक बढ़ाए जाने की संभावना है। तो यहाँ शुभम 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं। एक विकल्प ये दिखाई देता है कि सरकार या तो इस स्कीम को बंद करे तब अनाज लाना पड़ेगा, या फिर गेहूं का आयात खोलना पड़ेगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिस दिन सरकार इसे बढ़ाने का फैसला लेगी उसके आसपास सरकार को गेहूं के आयात का फैसला भी लेना होगा, क्योंकि इसे बढ़ाने का फैसला बाजार में जाते ही बाद में मांग और आपूर्ति की जो गणित हमने अपनी इकोनॉमिक में विस्तार से बताई थी वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाजार को पता रहेगा कि सरकार के अनाज भंडार में गेहूँ नहीं और ये मुफ्त अनाज की स्कीम को चलाया जाना है। इसके लिए जो खर्च की बात है वो तो अलग से, उसके लिए तो बजट में प्रावधान पहले भी सरकार ने किया था। पर सरकार अपने खजाने से बजट तो दे सकती है, पर गेहूं और चावल कहां से आएगा, वो उपलब्ध नहीं है बाजार में। और इसलिए भारत को अब गेहूं के आयात की नौबत आ सकती है इस स्कीम को चलाए रखने के लिए। बल्कि अगर इंपोर्ट नहीं किया गया तो स्कीम को चलाए रखना शायद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, ऐसा लग रहा है। बैंकों में डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए देश के बैंक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिसके तहत सभी बैंकों के डिजिटल फ्रॉड की जानकारी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि फ्रॉड की जानकारी सभी बैंकों को एक साथ मिल सके। ऐसे कॉमन पोर्टल को लेकर बैंकों ने रिजर्व बैंक से बातचीत भी शुरू कर दी है। सर, क्या हासिल करना चाहते हैं बैंक? इससे क्या होगा सब लोग अगर जानकारी एक जगह डाल देंगे? बैंकों के सामने अभी चुनौती आ रही है डिजिटल फ्रॉड को लेकर कि एक ही व्यक्ति के अकाउंट में, एक ही व्यक्ति के खातों से कई जगह अलग अलग जगह फ्रॉड हो रहे हैं और एक ही जैसे फ्रॉड हो रहे हैं, और उसमें एक ही व्यक्ति के खाते कभी कभी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भारत उस स्थिति में पहुंच गया जिसमें बड़ी आबादी के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और उनके पास मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि केंद्रीय स्तर पर सारे फ्रॉड्स के मामलों को लाया जाए। रिजर्व बैंक ने पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के बाद से इसका प्रयास शुरू किया था कि भारत में डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर एक सामूहिक डेटाबेस बनाया जाए। अब बैंक भी ये चाहते हैं कि एक कॉमन पोर्टल हो जिसमें उन अकाउंट्स को अलग करके सेग्रीगेट किया जा सके जिनमें डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं या हो चुके हैं या जिनको निशाना बनाया गया है, ताकि सारे बैंकों को उनके बारे में जानकारी रहे। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिजिटल फ्रॉड की दुनिया इतनी जटिल है कि इसमें आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान बैंकिंग उद्योग के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। सितंबर तिमाही के दौरान देश से कुल वस्तु निर्यात का आंकड़ा $100 अरब के नीचे रह सकता है। ऐसा हुआ तो 8 तिमाहियों में यह सबसे कम वस्तु निर्यात होगा। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में सितंबर तिमाही के दौरान निर्यात का आंकड़ा घटने की आशंका जताई है। सितंबर तिमाही के दौरान देश से वस्तु इंपोर्ट का आंकड़ा $163 अरब रह सकता है। ऐसे में सितंबर तिमाही में चालू खाते घाटे में बढ़ोतरी की आशंका है। हालांकि रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि जून तिमाही के दौरान चालू खाते घाटा कम होकर जीडीपी का 1% रह सकता है। सर, निर्यात लगातार टूट रहे हैं, ये
पजल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? ये चुनौती अब कितनी बड़ी होती दिख रही है? एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चिंताएं अब काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। हम उन्हें कई आयामों से समझ रहे हैं और उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत ने महंगाई से निपटने के लिए अपने निर्यात की एक बड़ी खिड़की बंद कर दी, बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको पता है गेहूँ का निर्यात प्रतिबंध हो चुका है, चावल का निर्यात प्रतिबंधित हो चुका है, बासमती के निर्यात को डिस्करेज करने के लिए उस पर प्राइस कैप लगा दिया गया है, और जो पारबॉइल्ड राइस था, जो सेला चावल है, उसके निर्यात को भी रोक दिया गया है। तो कृषि क्षेत्र से जो बड़ा निर्यात होता था, उस निर्यात में कमी का असर भारत में निर्यात की बढ़ोतरी पर स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कृषि उत्पादों के बाकी निर्यात में भी कमी आई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के निर्यात का एक इंजन फिलहाल कभी बंद नहीं हुआ था, धीमा नहीं पड़ा था, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट का था। लेकिन अब पहली बार ऐसे आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं जब इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट ने जून 2023 के बाद से ग्लोबल एक मार्केट में स्लो डाउन दिखाना शुरू कर दिया है। यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी गिरावट आ रही है, जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से, सूचना तकनीक में तकनीकों के बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से भारत का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें भी तेज गिरावट आ रही है। गुड्स के मामले में तो हमने आपको बताया कि कृषि उत्पादों का निर्यात तो गिरा ही है। इसके अलावा आप जो मोर्चे, जो इंजन गुड्स के सेक्टर में, मर्चेंडाइज में ठीक ठाक चल रहे हैं, वो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स है। पर इनके दम पर $100 बिलियन का आंकड़ा भी छू पाना अब मुश्किल लग रहा है। और ये कई वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस समय सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बना हुआ है। और इस साल भारत को सामान्य दिनों से ज़्यादा आयात करना पड़ेगा शुभम, क्योंकि सामान्य आयात जिन चीज़ों का करते थे उसके बजाय इस बार भारत को दाल का अतिरिक्त आयात करना पड़ रहा। हो सकता है गेहूं की आयात की नौबत भी आ जाए। इस साल हमने देखा कि भारत का LPG का आयात भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, कोयले का आयात भी है। सरकार बिजली की कमी से को देखने के लिए को देखते हुए अगस्त से लेकर नवंबर तक बिजली घरों से कह रही, जो इम्पोर्टेड कोल पर चलते हैं, कि अपनी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी में करें, यानी कोल का इम्पोर्ट भी बढ़ेगा। तो एक तरफ इम्पोर्ट के नए दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं क्योंकि कई सारी चीज़ों की चुनौतियां हैं, और दूसरी तरफ जो पारंपरिक भारत के निर्यात हैं, जिनकी वजह से भारत को दुनिया के बाजारों में जगह मिलती थी और विदेशी मुद्रा आती थी, उन्हें सिकोड़ना और बंद करना पड़ रहा है। ईंधन पर लागत बढ़ने और महंगाई में हुई बढ़ोतरी की वजह से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े फूड डिलीवरी वर्कर्स यानी गिग वर्कर्स की मासिक कमाई में गिरावट देखने को मिली है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में ये पता चला कि 2019 से 2022 के दौरान रोजाना 11 घंटे की शिफ्ट करने वाले फूड डिलीवरी वर्कर्स की मासिक कमाई 11% घटकर 11,963 रुपये रह गई है, जबकि 5 घंटे की शिफ्ट करने वाले वर्कर्स की मासिक कमाई 7,999 रुपये से घटकर 7,157 रुपये रह गई है। सर, अभी की बात है, ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि स्टार्टअप मुनाफे में आने लगे। कोई 2 करोड़ कर रहा था, कोई ज़्यादा कर रहा था, लेकिन हाँ, स्टार्टअप मुनाफे पे आने लगे थे। एक तरफ मुनाफे की सुनहरी तस्वीर, दूसरी तरफ जिनके ऊपर ये स्टार्टअप टिके उनकी ये स्थिति। तीसरी तस्वीर और देखिए कि भारत में एक तरफ आंकड़ा ये भी बराबर आ रहा है कि भारत से ऑनलाइन डिलीवरीज बढ़ रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों ने घरों में फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया है और उनका रिफ्लेक्शन हमें, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि जोमेटो और इन सारी कंपनियों के घाटे कम होने, मुनाफे में भी दिखाई दे रहा है। और ये जो गिग वर्कर हैं बेचारे, ये इसी उलझन में फंस गए हैं। अब यहाँ इनकी इनकम बढ़ाने की संभावनाएं या इनके वेतन बढ़ाने की संभावनाएं बेहद सीमित हैं। इसलिए एनसीआर की स्टडी खासी महत्वपूर्ण है कि जब कोविड के बाद भारत में ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू किया कि कोविड के दौरान आदत पड़ चुकी थी, तो कंपनियों को तो मांग निकलती दिखाई दी, पर जो लोग सामान डिलीवरी करने जा रहे थे उनकी इनकम में कमी आई। अब मार 2 वजह से पड़ी। एक तो डिमांड बढ़ने के बाद भी कंपनियों ने इनके कमीशन या इनकी वेतन नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको स्टार्टअप कंपनियों को अपने घाटे कम करने थे। उस घाटे कम करने की वजह से उन्होंने लागत में कटौती की और शायद उसका सबसे बड़ा असर इन कर्मचारियों की तनख्वाह पर, वेतन और कमाई पर पड़ा है। पर दूसरी उलझन ज़्यादा बड़ी है। इन कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से वेतन बढ़ाने के विकल्प भी कंपनियों के पास सीमित हैं, स्टार्टअप कंपनियों के पास, क्योंकि अभी तो उनको मुनाफे लेने हैं, उनके घाटे कम हुए हैं, कोई 25 लाख के, कोई 1 करोड़ के, कोई 2 करोड़ के मुनाफे में आया है। और अगर इनके वेतन या इनकी मजदूरी में या इनकी सर्विस चार्ज में कोई भी बढ़ोतरी की जाएगी तो वो सीधे कंज्यूमर के पास पहुँच जाएगी, क्योंकि कंपनियाँ उसकी लागत बढ़ाकर कंज्यूमर को भेज देंगी। कंपनियाँ अभी कंज्यूमर्स खोने का रिस्क नहीं ले सकती, लागत बढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी कंपनियों ने बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाकर लागतें बढ़ा दी हैं, डिलीवरी चार्जेस और इधर के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो ये गिग कर्मचारी मुनाफे की कोशिश की जद्दोजहद में लगी कंपनियों के जो बिजनेस मॉडल हैं उनके बीच में जाकर फंस गए हैं। इनकी ज़िंदगियों में इनकम में बढ़ोतरी की संभावना सीमित है, जबकि
कंपनियों के लिए इस समय मुनाफे दिखाना और अपने इन्वेस्टर्स को संतुष्ट करना ज़्यादा जरूरी हो गया, और यही वो पेंच है जहां शायद अब इस बात की कोशिश सरकारों को करनी चाहिए कि गिग वर्कर्स के लिए कोई ना कोई सहायता की या बड़ी स्कीम आए, जैसे कि कुछ राज्य सरकारों ने की, शायद केंद्र सरकार में भी एक इसी तरीके की स्कीम पर बात चल रही है। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने विभाग के बजट को लेकर वास्तविक खर्च का ब्यौरा सौंपें, ताकि नई सरकार के आने पर मंत्रालयों को विभागों के पास खर्च की कमी ना हो। वित्त वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट फरवरी में पेश होना है और मुख्य बजट नई सरकार जब बन जाएगी उसके बाद पेश होगा। तो कोशिश क्या होगी? कोशिश ये होगी कि जो बजट आप पहले ला रहे हो, जिसको आप अंतरिम बजट कहते हो, उसमें जो पैसा आपको ज़रूरत है वो 3-4 महीने का खर्चा चलाने के लिए, वो ठीक ठाक मांग लेना, कम ज़्यादा ना पड़े। सर, यही वजह है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि एक तो अंतरिम बजट आएगा, दूसरा ये कि सरकार को ज़्यादातर परियोजनाओं में खर्च अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में करना है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। आमतौर पर कैपेक्स से सरकार का खर्च चुनाव के करीबी महीनों में बढ़ता है। दूसरी बात यह कि जिन परियोजनाओं की शुरुआत, जिन परियोजनाओं का आवंटन बजट की प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उन्हें अगर साल की आखिरी तिमाही में उनके आवंटन स्पष्ट नहीं होते हैं तो उनको अगली छमाही में इम्प्लीमेंट करने में समस्या आती है। इसलिए जो खास प्रमुख 7-8 मंत्रालय हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, उनसे वित्त मंत्रालय ने उन परियोजनाओं की देरी का, खर्च का विस्तृत हिसाब मांगा है, क्योंकि सामान्य बजट की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत ताकि जब अंतरिम अनुदान मांगे पेश की जाए या अंतरिम बजट पेश किया जाए तो मंत्रालयों के पास स्पष्ट रूप से उन्हें पता हो कि उन्हें कितना खर्च करना है, उनके परियोजनाओं के लिए बजट से पर्याप्त आवंटन किया जा सके। इसके साथ सरकार ये भी शायद समझना चाहती है कि अगले साल के फिनांसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा अंतरिम बजट के बाद अगले कुछ महीनों में। चलिए, कंपनियों में कुछ ऐसा हो रहा है, कंपनियों के बोर्ड रूम में कहिए, ऐसा हो रहा है जैसा पहले जल्दी देखने को नहीं मिलता था। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो शेयर धारक हैं, जो कंपनियों के निवेशक हैं, वो अब सक्रिय हो रहे हैं। वो अब कंपनी अगर कोई फैसला करती है तो उसके खिलाफ या उसके समर्थन में अब आवाज़ उठाने लगे। ऐसे 2 मामले आए, एक आया फेडरल बैंक से, और दूसरा मामला आया जेके लक्ष्मी कंपनी की तरफ से। क्या मामले हैं सर? फेडरल बैंक एक ईसॉप का प्लान लेकर आया था, और उस ईसॉप प्लान का यह था कि इस स्कीम को एसोसिएट फर्म्स और सब्सिडरीज के लिए भी शामिल किया जाए, यानी जो फेडरल बैंक के एसोसिएट फर्म्स हैं और सब्सिडरीज हैं उनको भी ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की सुविधा दी जाए, जिसे शेयर होल्डर्स ने नकार दिया। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारत के निवेश के बाजार में, जहां अब शेयर होल्डर्स, जिन्हें आमतौर पर जिन्हें आमतौर पर कंपनियों के बोर्ड्स के फैसलों पर मंजूरी देने के लिए माना जाता था कि वो खड़े होते थे और सहमति के साथ उन्हें मंजूर कर देते थे, वो अब कंपनियों के बोर्ड के निर्देशकों पर सवाल उठाने लगे हैं। तो फेडरल बैंक का पहला बड़ा मामला है जिसमें शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव को नकार दिया कि कंपनी अपने मुख्य कर्मचारियों के अलावा अपनी सहयोगी कंपनियों और सब्सिडरीज के कर्मचारियों को भी ईसॉप देना चाहती है, जो जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसको नकार दिया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मामला आया जेके सीमेंट्स के साथ, जहां जेके सीमेंट्स के शेयर होल्डर्स ने कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस की लिमिट में 277% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट थी, जो जेके सीमेंट ने अपनी कंपनी के भीतर ट्रांजैक्शन की सीमा तय की थी, जिसको बोर्ड से मंजूर कराया जाना था, उसमें 277% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसे शेयरधारकों ने नकार दिया। और इसका असर आज हमें कंपनी के स्टॉक पर भी दिखाई दिया। कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई है। ये दोनों एक किस्म के अच्छे शुभ संकेत हैं शुभम। भारत की कंपनियों में शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी सीमित है, शेयर होल्डर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। अब पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि अलग अलग जगह शेयर होल्डर्स ने सवाल उठाने शुरू किए हैं, कंपनियों के बोर्ड्स को फैसले पलटने और बदलने के लिए मजबूर करना शुरू किया है। ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म बेहतर है, क्योंकि इससे कंपनियों में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। केवल 10 दिन दूर रह गया, 9-10 सितंबर को देश में G20 का सम्मेलन होना है। तैयारियां हैं, झंडे, पोस्टर, बैनर, अखबार, टीवी, आप सब देखेंगे तो चारों तरफ आपको पता चलेगा कि हाँ, G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली, भारत पूरे जोश से तैयार है। लेकिन G20 का मुख्य एजेंडा कहां पहुंचा, ये इस समय इस पर चर्चा करने का सबसे सही समय है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल करीब हैं, 10 दिन की बात रह गई। काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं थी, बैठक थी,
तमाम बातें चली, स्टेटमेंट आ रहे थे, शेरपा का स्टेटमेंट आया, G20 के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया, प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा काफ़ी कुछ निकला। तो अभी जानते हैं, समझते हैं कि G20 की कामयाबी जिन चीज़ों पर टिकी थी, जो मुख्य एजेंडा था, दरअसल वो कहाँ तक पहुंचा। तो सर सबसे पहला सवाल सीधा यही कि G20 का जो मुख्य एजेंडा था वो क्या था इस बार, और उस पर बात कहाँ तक हाँ, G20 को लेकर अब आने वाले समय में काफ़ी चर्चा और उत्साह बनेगी। खबरों में, प्रचार में, घोषणाओं की इस भीड़ के भीतर उतरकर आप उन सुर्खियों को भीतर हटाकर देखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके के संगठन होते हैं, उन्हें दरअसल हर साल के अपने कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बड़ी सहमति बनाकर डिलीवर करनी पड़ती है। और इस हिसाब से G20 की बैठक काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण थी, जहां भारत जब इसे बाली से लेकर आया था, भारत की अध्यक्षता में होना यह था कि भारत की अध्यक्षता में दुनिया के तमाम देशों के लिए, जो कर्ज में दबे हुए देश हैं, उनके लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर करने होने थे। चूंकि G20 पिछले 7-8 सालों में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंगेजमेंट है, जिसमें भारत ने रोटेशनल अध्यक्षता निभाई, और वो भी उस समय जबकि कोविड के तत्काल बाद दुनिया के कई देश कर्ज संकट में फंसे थे। हम विस्तार से अपने इकोनॉमिका में इस कर्ज संकट का जिक्र कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम इस प्रोग्राम के साथ आपको वीडियो के साथ मिलेगा। उस एजेंडे पर सहमत बननी थी, वो सहमति लगातार पिछले 5-6 महीनों 7 महीनों की कोशिश के बाद नहीं बन पाई। कैसे, क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि एक तरफ IMF वर्ल्ड बैंक है, दूसरी तरफ चाइना है। भारत और भारत के नेगोशिएटर्स ने काफ़ी कोशिश की, पर चीन कर्ज में रियायत देने को तैयार नहीं हुआ। हम विस्तार से इकोनॉमिक में आपको बता चुके हैं कि दुनिया में अब IMF से भी ज़्यादा, वर्ल्ड बैंक से भी ज़्यादा कर्ज देता है चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर हो चुका है। और जो उलझन थी वो ये थी कि चीन को कर्ज में रियायत के कॉमन सहमति के पैकेज के लिए तैयार किया जाना था, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और चीन को शामिल होना था, पर चीन ने सहमति से इससे अभी तक सहमति नहीं जताई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की तैयारी से पहले अपने कुछ इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कारों में परोक्ष रूप से इस तरफ इशारा भी किया। हालांकि उन्होंने कहा कि डेट सस्टेनेबिलिटी को लेकर, कर्ज की व्यवस्था को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के देशों को तैयार किया जा रहा है। कुछ देश जिनको राहत नहीं मिल रही थी उन्हें राहत मिली, पर स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया कि G20 में एक व्यापक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने के लिए और उन 50-54 देशों को कर्ज से उबारने के लिए एक बड़ी फ्रेमवर्क पर सहमति बन पाएगी कि नहीं। आपको याद होगा कि हम बताते रहे हैं लगातार आपको कि इससे पहले भी G20 की ऐसी जितनी बैठकें हुई, चाहे वो वित्त मंत्रियों की बैठकें हुई हों, चाहे केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई, वहाँ से कोई प्रस्ताव या कोई सहमति या बयान निकल कर नहीं आया जो ये बताता हो कि इसमें बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो ये G20 के मुख्य एजेंडे की स्थिति है। आखिरी कोशिशें जारी हैं सरकार के नेगोशिएटर्स की तरफ से कि किसी तरह से एक सहमति कुछ बनाई जा सके। रोड़ा कौन है सर? चीन। स्वाभाविक सी बात है, और हमने अपने इकोनॉमिका में विस्तार में बताया था कि चीन दुनिया के देशों को कर्ज से जाल से उबारने के लिए जिस फ्रेमवर्क की, जिस समझौते की ज़रूरत है, उस पर वो सहमत नहीं हो रहा है। चीन का मानना यह है कि उसने सारा कर्ज इकोनॉमिक कंडीशंस के जरिए दिया था, और ये उन देशों की सरकारों के साथ समझौतों के तहत दिया गया था। इसे जो अब दुनिया का यूनिवर्सल कर्ज है, उसका ढांचा नहीं माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक जो कर्ज देती हैं, उनके कर्ज देने के तौर तरीके, शर्तें अलग हैं। उनको दुनिया के देश कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको कर्ज देने के लिए बनाया गया है। चीन का कर्ज उसके खजाने से, उसके देश से गया हुआ, उसकी शर्तों पर गया हुआ, और वहाँ की सरकारों ने, जिन देशों ने, इसकी सरकारों ने कर्ज लिया है, उन्होंने उस शर्तों पर सहमति जताई है। पर डिफ़ॉल्ट का खतरा उन कर्जदारों पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने चीन का कर्ज ले रखा है। दुनिया की एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल एशिया का, अफ्रीका का, भारत के आसपास, भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास का देशों का है, जहां चीन ने बड़ा कर्ज दिया है, निवेश किया है, और अब उसकी बहुत सख्ती से वो वसूली कर रहा है। कोशिश ये थी कि इन देशों को कर्ज से उबारने के लिए चीन सबसे बड़े लेंडर के तौर पर साथ आए और कोई एक कॉमन राहत पैकेज दिखाई दे। और ये जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ इशारा भी अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में किया कि कुछ देशों ने दुनिया के देशों की कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लिया है। इस पर विस्तार से हम इकोनॉमिक में चर्चा भी कर चुके हैं। सर फिर होगा क्या? जो गरीब मुल्क हैं जो कर्ज में फंस गए, अगर कोई मान लीजिए G20 में नहीं समझौता हो पाया, तो इन मुल्कों का क्या होगा? अब काफ़ी दुविधा है, और भारत के लिए, भारत को G20 की बैठक की सफलता साबित करने के लिए
किस तरीके की सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी, ये देखना होगा क्या निकल कर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दुनिया के देशों को मिलकर इनके लिए करना होगा, नहीं तो ये देश डिफ़ॉल्ट होना शुरू होंगे। हमने अपने सामने देखा पिछले 1 साल में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, घाना रिस्क पर है, इक्वाडोर रिस्क पर है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है, बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और अफ्रीका के बहुत सारे देश संकट में। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद G20 में IMF और वर्ल्ड बैंक की व्यवस्थाएं और बेहतर करने के लिए, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए और उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अब चूंकि चीन उबारने के लिए, इन देशों को उबारने के लिए आगे नहीं आया है, तो शायद अमेरिका आगे आएगा। इस बात की संभावना है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बैठक में आएंगे और वो जो दुनिया के 2 बड़े लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके ढांचे में कुछ सुधारों की घोषणा करेंगे। क्या हो सकता है, शुभम आपको बताएंगे। तो हो ये सकता है कि अमेरिका ने यह सुझाव दिया है कि चीन के कर्ज की मार से दुनिया के कई देशों को बचाने के लिए अब रिफॉर्म करने की जरूरत है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का, जो कर्ज देते हैं सारे देशों को। उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस से बात करेंगे, उनके लिए जो फंडिंग है उसको किस तरह बढ़ाया जा सके, इस पर चर्चा करेंगे। और ये सारा काम करके ही हम जो ये पूरी एक गुत्थी है जो उलझ गई है चीन जैसे लेंडर से बचने के लिए, गरीब मुल्कों को बचाने के लिए, ये कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे बात बनेगी सर? कर्ज का दायरा बहुत बड़ा है, कर्ज का आकार बहुत बड़ा है, चीन का कर्ज काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर IMF और वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स उतने आसान नहीं हैं जो तुरंत क्विक फिक्स सहमति के तौर पर किए जा सके। IMF और वर्ल्ड बैंक के पास ज़्यादा फायर पावर बढ़ानी होगी, उनके पास ज़्यादा फंड बढ़ाना होगा। इसके मतलब दुनिया के सारे देशों को कंट्रीब्यूशन बढ़ाने पर राजी करना होगा, इन देशों के कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात होगी। एक चीज़ की सहमति बनती है, हमें दिखाई देती है शुभम, जो संभावना बनती दिखाई देती है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के कुछ देश शायद अपने कुछ कर्ज का, जो कि बेहद गरीब मुल्कों को दिया गया है और जो फंसे हुए हैं, उसके एक हिस्से को माफ़ करने के लिए या बेल आउट करने का कोई नया कार्यक्रम लेकर आ सकते हैं। कुछ समय 80 के दशकों में ऐसा भी हुआ है कि दुनिया के कर्ज में कई देशों के कर्ज का सिक्योरिटाइजेशन भी किया गया है। उस सिक्योरिटाइजेशन का प्रस्ताव भी शायद इसमें आ सकता है। बट जो दुनिया में सॉवरेन कर्ज की समस्या है, वो अब उसमें बड़ा इनोवेशंस चाहिए, क्योंकि चीज़ें वहाँ जाकर फंस चुकी हैं जहाँ उन देशों के पास तो पैसा नहीं है उन कर्जों को चुकाने का। इसलिए G20 की इस बैठक में बाकी सब तो चर्चाएं होंगी, लेकिन हमारी निगाहें इस बात पर होंगी कि कर्ज में फंसे हुए देशों के लिए दरअसल इस 1 साल की कवायद से निकल कर क्या आया और किस देश को अंततः कर्ज के जाल से मुक्ति का रास्ता मिला इस बैठक के बाद। इस पर हमारी निगाहें बराबर बनी रहेंगी और निगाहें हमारी बनी रहेंगी अदानी वाले मामले पर भी। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस पर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट में क्या है अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहता है ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, अब जानकारियां छन के सामने आने लगी हैं, हवाओं में तैर रही हैं कि क्या कुछ उसमें निकल सकता है। सर, क्या क्या निकलता दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है? जो सूत्रों के तरफ से जो जानकारी आ रही, कल भी हमने इस पर चर्चा में कहा था कि सेबी ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे विचित्र मामला है। इतना बड़ा घराना, जिस घराने के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, रिसर्च और शास्त्रीय कंपनी के उन आरोपों के बाद कंपनी में तेज गिरावट और हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी समूह की तरफ से किए गए बदलाव, ये सारी चीज़ों की रोशनी में सेबी की सबसे बड़ी दुविधा यह कि सेबी इस पूरे मामले को बगैर किसी महत्वपूर्ण नतीजे तक पहुंचाए बिना छोड़ नहीं सकता। उसकी वजह यह कि सेबी खुद भी इस मामले की जांच कर रहा था। इससे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो क्या सेबी अपनी रिपोर्ट में कहेगा कि अडानी में सब कुछ पाक साफ था सारे कामकाज में? अगर ऐसा कहता है तो इससे भी एक नज़ीर बनेगी। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है शुभम की अडानी समूह की तरफ से डिस्क्लोजर्स कम किए जाने का मामला सेबी की रिपोर्ट में इंगित हो सकता है। यानी अडानी समूह ने बाजार को, रेगुलेटर्स को, नियामकों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया, इसमें गलती पकड़ी जा सकती है। कुछ और भी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं जिसमें अडानी समूह के जो विदेश से संचालन थे, जो विदेश से आने वाला पैसा था, उसके कामकाज में पारदर्शिता नहीं रही होगी। ये भी बात हम आपको बाजार के जो सूत्र हैं, जिस तरीके की चर्चाएं उसके आधार पर चला रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास अब दोनों रिपोर्ट्स हैं, अपनी कमेटी की भी और अडानी कमेटी की भी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहां से क्या निकल कर आता है हम उसे आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन ये फैसला, ये पूरा मामला भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के ताज़ा मामलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। यहाँ देश के 2 सबसे बड़े नियामकों को, सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा नियामक है और सेबी जो देश के शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियामक है, उन्हें उन दोनों के लिए चुनौती है कि वो इस पूरे मामले पर फाइनली अंततः देश को क्या बताते हैं। क्या गलतियां थी या सब कुछ
ठीक ठाक था। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम वहाँ से निकल कर आएगा। सेबी कौन कौन सी चीज़ें सामने लेकर आती है, अब इस पर निगाहें होंगी। एक चीज़ पर और निगाह होगी कि अगर कुछ गड़बड़ था तो सजा क्या, जुर्माना कितना, सजा क्या, शेयर बाजार से बाहर किया जाएगा, अंदर रखा जाएगा, कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सब चीज़ें भी तब पता चलेंगी अगर कुछ गड़बड़ था तब। अब आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। वियतनाम की इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी विनफास्ट दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। शेयर बाजार में कंपनी का शेयर की जो लिस्टिंग थी 15 अगस्त को हुई थी और तब से लेकर अब तक विनफास्ट ऑटो के शेयर में 700% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू 190 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और ये गोल्डमैन सैक्स तथा बोइंग से भी बड़ी कंपनी बन गई है। हैरानी तब हो रही है जब कंपनी का कारोबार घाटे में चल रहा है, उसके बाद भी ये वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर सस्ता कर दिया। सरकार की तरफ से अब हर सिलेंडर की खरीद पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 200 रुपये की सब्सिडी दिए जाने का फैसला हुआ। देखिए, चुनाव आए, सब्सिडी आने लगी। जिन उपभोक्ताओं को पहले से 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है उन्हें अब 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी के बाद दिल्ली में एलपीजी का सिलेंडर अब 903 रुपये में मिला करेगा आपको। सर, कोई टिप्पणी आपकी? और तीसरी खबर भी झटपट लेकिन जानना जरूरी है। चीन से, चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही। चीन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी थी एवरग्रांडे, जो पिछले साल से चर्चा में है, उसको साल की पहली छमाही में $4.5 बिलियन का लॉस हुआ है। कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है और कभी चीन के और हांगकांग के रियल एस्टेट बाजार में और ख़ासतौर पर स्टॉक मार्केट का चमकता हुआ स्टॉक 99% टूटकर अब पेनी स्टॉक में बदल गया है। यानी एवरग्रांडे जो सबसे बड़ी विशाल कंपनी थी बाजार में, पेनी स्टॉक में बदल गई है। एवरग्रांडे का संकट चीन की जो रियल एस्टेट क्राइसिस है उसे और गहरा कर सकता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर और अगली मुलाकात आपसे होगी परसों, यानी कि गुरुवार को। कल है रक्षाबंधन की छुट्टी हमारे ऑफिस में, तो आपसे अब परसों हम अगली मुलाकात करेंगे मनी सेंट्रल में। अदानी वाली खबर तब तक आ जाएगी, उसको समझ के आएंगे और भी जो बड़ी खबरें होंगी बीते 2 दिनों की वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।